गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की कक्षा 12 के वर्चुअल लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। हम जिस टॉपिक को आज करने वाले हैं वो है पार्थिव चुंबकत्व और से रिलेटेड टर्म्स। ये पूरा ही थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसीलिए हम इसको रीड आउट करके स्टडी करेंगे। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो पढ़ने वाले हैं वो है आपका पार्थिव चुंबकत्व, टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म। यदि किसी चुंबकीय सुई को स्वतंत्रता पूर्वक इंडिपेंडेंटली लटका दे तो उसका उत्तरी ध्रुव सदैव लगभग भौगोलिक जोग्राफिकल उत्तर की ओर तथा दक्षिणी ध्रुव सदैव लगभग भौगोलिक दक्षिण दिशा में ठहरता है। फ्रीली सस्पेंड कर देंगे तो आपका जो मैग्नेट है वो जोग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ की तरफ ठहर जाता है। यदि किसी चुंबक की क्षेत्र रेखाएं खींची जाए तो हमें उदासीन बिंदु प्राप्त होते हैं। उदासीन बिंदु ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर हमें मैग्नेटिक लाइंस नहीं मिलती हैं। इसका मतलब जहाँ पर चुंबकीय सुई किसी भी दिशा में ठहर सकती है, कोई उसका एक डिफाइंड डायरेक्शन नहीं हो। यह तभी संभव है जब चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र किसी अन्य चुंबकीय क्षेत्र से निरस्त हो। तभी पॉसिबल है जब चुंबक का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इक्वल एंड ऑपोजिट हो किसी और चुंबकीय क्षेत्र के कारण। यह अन्य चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी का ही चुंबकीय क्षेत्र है। इन निरीक्षणों से यह प्रमाणित होता है कि पृथ्वी चुंबकीय क्षेत्र का एक स्रोत है। हम पृथ्वी के पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करते हैं। पृथ्वी के पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र के मान और दिशा की व्याख्या यह मानकर की जाती है कि पृथ्वी एक चुंबकीय द्विध्रुव है। पूरे पृथ्वी को हम मैग्नेटिक डाइपोल मानते हैं, जिसकी चुंबकीय आघूर्ण कितना होता है 8.2 इंटू 10⁻22 8.0 × 10⁻22 जूल प्रति टेस्ला, जो पृथ्वी के केंद्र पर स्थित है, जैसे कि ये चित्र में दिखाया है। ये जोग्राफिकल नॉर्थ है, ये आपका जोग्राफिकल साउथ है। चुंबक का उत्तरी ध्रुव इधर होगा, क्योंकि आपको पता है कि जोग्राफिक जहाँ पर यहाँ पर अगर दक्षिण है तो वहाँ पर चुंबक, अगर ये पृथ्वी का दक्षिण है, पृथ्वी के अंदर जो हम चुंबक मानते हैं, अगर ये उसका दक्षिण है तो हमने जो मैग्नेट जो चुंबक लगाया है उसका नॉर्थ ही उस तरफ, उसका जो उत्तरी ध्रुव है वही उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। क्योंकि आपको पता है कि जो अलग अलग आपके जो पोल होते हैं, ध्रुव होते हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये भौगोलिक, जिसे हम नॉर्थ कहेंगे, जोग्राफिकल नॉर्थ है। और ये आपका चुंबक का एक्चुअल जो पृथ्वी के अंदर चुंबक है उसका दक्षिणी ध्रुव होगा। ये चुंबकीय अगर उत्तरी ध्रुव है तो वह भौगोलिक में दक्षिणी ध्रुव होगा। और जो अर्थ का मैग्नेट है और जो चुंबक का मैग्नेट है उनके बीच में कोण होता है 11.5 डिग्री का। मतलब ये एकदम सीधे नहीं होते, थोड़ा सा, क्योंकि अर्थ हमारा जो थोड़ा सा टिल्टेड है, थोड़ा सा झुका हुआ है, उसकी वजह से ये कोण का अंतर आता है। अब हम बात करेंगे पृथ्वी के चुंबकीय उत्तरी तथा दक्षिण ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा चुंबकीय अक्ष कहलाती है। पृथ्वी के चुंबकीय द्विध्रुव का अक्ष पृथ्वी के घूर्ण अक्ष से 11.5 का कोण बनाती है, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। चुंबकीय द्विध्रुव का अक्ष पृथ्वी के पृष्ठ के 2 बिंदुओं पर काटती है। एक भौगोलिक उत्तरी ध्रुव के निकट, जहाँ द्विध्रुव का चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव, तथा दूसरा भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव के निकट, जहाँ पृथ्वी का आपका क्या होगा, चुंबकत्व का उत्तरी ध्रुव होगा। ये अपोजिट होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। पृथ्वी के चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव की स्थिति कनाडा के निकट 79.74 डिग्री नॉर्थ अक्षांश तथा 71.8 डिग्री वेस्ट देशांतर पर है। पृथ्वी के चुंबकीय उत्तरी ध्रुव की स्थिति अंटार्कटिका में 79.74 डिग्री साउथ और अक्षांश तथा 108.22
डिग्री ईस्ट देशांतर में है। ये इनका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जिसे हम कहते हैं उस रूप में दिया है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए गए चुंबकीय सुई का व्यवहार भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न पाया जाता है। 2 स्थानों पर चुंबकीय सुई पृथ्वी की सतह के लंबवत अर्थात ऊर्ध्वाधर होती है। ये स्थान पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव होते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चुंबकीय सुई 2 स्थानों पर पृथ्वी के समांतर होती है। अन्य स्थानों पर चुंबकीय सुई पृथ्वी के सतह से विभिन्न कोण बनाते हुए ठहरती है। पृथ्वी से प्राप्त चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ध्रुवों के समीप पृथ्वी की सतह के लंबवत तथा चुंबकीय निरीक्षण मैग्नेटिक इक्वेटर के समीप पृथ्वी के तल के समांतर होती है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के मान एवं दिशा दोनों में समय के साथ परिवर्तन होता है। पृथ्वी के चुंबकत्व का कारण अभी तक ठीक से पता नहीं है। इसमें बहुत सारे थ्योरीज आते हैं। कुछ कहते हैं कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के भीतर पिघली हुई धातु जैसे निकल लोहा की वजह से होता है, क्योंकि आपको पता है नीचे एकदम कोर में आपके लावा होता है, तो उसमें आपके पिघली हुई धातु ही होती है, जिसकी वजह से इसका डायनामो प्रभाव भी कहते हैं। कुछ कहते हैं कि चूँकि आपकी पृथ्वी गोल गोल घूम रही है तो घूमने की वजह से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है और उसी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी बनता है। तो अलग अलग थ्योरीज हैं। अब पृथ्वी के चुंबकत्व के अवयव एलिमेंट्स ऑफ टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी परिभाषाएं आपकी आती हैं। पृथ्वी के 3 चुंबकीय अवयव है। एक है दिक्पत कोण जिसे हम एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कहते हैं, एक है नमन कोण एंगल ऑफ डिप। पृथ्वी के चुंबकत्व का क्षैतिज घटक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म। ये 3 कंपोनेंट की हमें सिर्फ परिभाषाएं करनी है। दिक्पत कोण एंगल ऑफ डिक्लिनेशन किसी स्थान पर गुरुत्व केंद्र सेंटर ऑफ ग्रेविटी से अगर आप स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई चुंबकीय सुई के चुंबकीय अक्ष से ऊर्ध्वाधर गुजरने वाली चुंबकीय यामोत्तर, ठीक है, मैग्नेटिक मेरिडियन जिसे कहते हैं, कहलाता है। ठीक है, किसी स्थान पर भौगोलिक उत्तर और दक्षिण ध्रुव को मिलने वाली रेखा से ऊर्ध्वाधर गुजरने वाले तल भौगोलिक यामोत्तर को ज्योग्राफिकल मेरिडियन कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम ज्योग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का कोण ले लें, ठीक है, भौगोलिक यामोत्तर और चुंबकीय यामोत्तर के बीच का कोण लेंगे, तब वो आपका दिक्पत कोण कहलाएगा। ठीक है, अब दोबारा एक बार देखते हैं चुंबकीय यामोत्तर क्या होता है। अगर मैंने स्वतंत्रता को इंडिपेंडेंटली सेंटर ऑफ ग्रेविटी में हमने लटका दिया है चुंबक की सुई को, तो चुंबकीय अक्ष से ऊर्ध्वाधर, ठीक है, ऊर्ध्वाधर मतलब परपेंडिकुलर गुजरने वाला तल, उसको हम चुंबकीय यामोत्तर कहेंगे। ऐसे ही भौगोलिक किसी स्थान पर भौगोलिक उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव वो को मिलाने वाली रेखा से अगर मैं ऊर्ध्वाधर वर्टिकली गुजरने वाली तल भौगोलिक यामोत्तर कहलाती। इन दोनों, ये जो 2 आपके तल हैं, इन दोनों तलों के बीच का जो कोण होगा वो आपका दिक्पत कोण कहलाएगा। फिर है आपका नमन कोण एंगल ऑफ डिप। गुरुत्व केंद्र से स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई चुंबकीय सुई चुंबकीय यामोत्तर में स्थित होने पर क्षितिज से जो कोण बनाती है वो नमन कोण है, जो क्षितिज के साथ वो बनाएगी। ठीक है, ये क्षितिज के साथ बनाएगी, ये आपकी नमन कोण। अपन उसको फ्रीली छोड़ दिया तो वो क्षितिज के साथ जो कोण बनाएगी वो कहलाता है नमन कोण या एंगल ऑफ डिप। चुंबकीय सुई का चुंबकीय अक्ष पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, उत्तरी नॉर्थ में चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव का सिरा नीचे की ओर होता है तथा दक्षिणी गोलार्ध में चुंबकीय सुई के दक्षिणी ध्रुव का सिरा नीचे की ओर होता है। क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी के चुंबकत्व का दक्षिणी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में पृथ्वी के चुंबकत्व का उत्तरी ध्रुव प्रभावशाली होता है। ये मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है कि जहाँ पर हम ज्योग्राफिकल नॉर्थ देखते हैं वहाँ एक्चुअली मैग्नेट का साउथ होता है। ठीक है, तभी अट्रैक्ट हो ही रहा है उस तरफ, जैसे कि इस चित्र में दिया गया है, उत्तरी गोलार्ध के लिए दिखाया गया है। तो नमन कोण वह कोण है जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा क्षैतिज के बीच बनता है। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नमन कोण 90 तथा निरीक्ष पर 0 डिग्री होता है। ये एक आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और ये आप देखिए नीचे की तरफ है और क्षैतिज और आपके जो अपने चुंबकीय अक्ष है उनके बीच का कोण आपका थीटा है। फिर आपका आता है पृथ्वी के
चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, दैट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। पृथ्वी के संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र का चुंबकीय यामोत्तर में क्षैतिज अवयव, ठीक है, चुंबकीय यामोत्तर वो जो तल है उसमें उसका क्षैतिज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्षैतिज अवयव पृथ्वी के चुंबकत्व का क्षैतिज घटक कहलाता है। ठीक है, माना किसी स्थान पर चुंबकीय यामोत्तर में कार्य करने वाले पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र कितना है, BE है। चुंबकीय यामोत्तर में इसका क्षैतिज अवयव BH तथा ऊर्ध्वाधर अवयव BV है। जैसे कि चित्र में प्रदर्शित हम कर रहे हैं, नॉर्थ साउथ स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई एक चुंबकीय सुई आपको दिखाई दे रही है। इस अक्ष से ऊर्ध्वाधर गुजरने वाली तल OPQR, OPQR चुंबकीय यामोत्तर तथा पृथ्वी के घूर्ण अक्ष के लंबवत गुजरने वाला तल OLMR, ये हमने पूरा तल ले लिया। इनके बीच का कोण जो है थीटा है, तो यही कोण नमन कोण है। इसके और इसके बीच का कोण ये थीटा, ये नमन कोण है। चुंबकीय सुई का अक्ष OQ पृथ्वी के परिणामी चुंबकीय क्षेत्र BE की दिशा को प्रदर्शित करता है। ठीक है, ये BE की दिशा है। BE का क्षैतिज अवयव क्या होगा, क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टल, ये हमेशा कॉस से आपको दिखाते हैं, तो अर्थ का कॉस फैक्टर। B का ऊर्ध्वाधर क्या होगा, BV, वो होगा अर्थ का साइन फैक्टर। ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर लंबवत जो होता है वो साइन होता है और बेस आधार के साथ जो होता है वो कॉस होता है। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को अगर हम स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये हो जाएगा B² = इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, इस तरह इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर। इनको जब एक साथ लिखेंगे इसमें से हम BE² को अलग कर लेंगे तो ये बचेगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और ये इधर आ जाएगा। आप सबको पता है कि इसका मान कितना होता है, इसका मान होता है 1। ये अपने मैथ्स के स्टूडेंट्स ने पढ़ा होगा। तो ये बराबर आपका ये 2 आया, तो BE क्या होगा, √BH² + BV²। ऐसे ही अगर मैं दोनों समीकरण को बटे में ले लूँ तो BV/BH होगा BE sin थीटा बटे BE cos थीटा, BE से BE कटेगा और आपको क्या मिलेगा, sin थीटा बटे cos थीटा जो tan होता है। तो tan थीटा BV/BH है, तो थीटा का मान आपका tan इनवर्स ऑफ BV/BH होता है। तो दिक्पत कोण अल्फा, नमन कोण थीटा तथा क्षैतिज अवयव BH का ज्ञान होने पर हमें किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का पूर्ण ज्ञान हो सकता है। अतः इसे पार्थिव चुंबकीय के अवयव, दैट इज एलिमेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म कहते हैं। उसके बाद जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो है उदासीन बिंदु। यदि हम किसी चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं खींचे तो चुंबक से कुछ दूरी पर एक ऐसे बिंदु प्राप्त होते हैं जहां पृथ्वी की चुंबकत्व का क्षैतिज घटक चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र के बराबर तथा विपरीत होता है। अतः दोनों क्षेत्र एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं। ऐसे बिंदुओं को उदासीन बिंदु कहते हैं, हमने पहले भी एक्सप्लेन किया है। उदासीन बिंदु पर रखी गई चुंबकीय सुई किसी भी दिशा में ठहर सकती है क्योंकि यहाँ पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र क्या है, शून्य है। तो यदि चुंबक के अक्षीय स्थिति में उदासीन बिंदु दूरी r पर है तो B1 कितना होगा, μ0/4π 2m/r³, ये BH के बराबर, मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्षैतिज घटक अवयव, जहाँ BH का स्थान पृथ्वी के चुंबक का क्षैतिज घटक और m चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण है। यदि उदासीन बिंदु चुंबक के निरीक्षीय स्थिति के लिए दूरी r पर प्राप्त होती है तो B2 का मान होगा μ2/4π mr³, ये BH आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा पोर्शन यहाँ तक कंप्लीट होता है। चूँकि कोविड की वजह से सिलेबस को 30% कम कर दिया गया है, इसीलिए इनमें आगे के डेफिनेशन और टॉपिक इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। आप ध्यान से इसको पढ़ें और कोई भी समस्या हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।